Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor and welcome to Admin Nation. कल तक की क्लास में हमने देख लिया था, बात कर ली थी अबाउट गुड गवर्नेंस, कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पैक्ट्स। आज बात करते हैं वीकनेस, रेलिवेंस और रिलेशनशिप। इन तीनों के बारे में आज बात करके चैप्टर फर्स्ट एंड कर देते हैं। तो कल हमने ये बात की थी गवर्नेंस क्या है, उसकी टर्म्स कहाँ से आती हैं, वर्ल्ड बैंक की 3 रिपोर्ट क्या हैं, गवर्नेंस में प्रॉब्लम क्या है, कंटेक्स किस किस कंटेक्स में वो इमर्ज हुआ था, कैसे कमिटीज़ आई थी और क्या इम्पैक्ट क्या क्या उसके रहे थे। आज की क्लास आती है अबाउट वीकनेस, या जिसे बोलते हैं क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस ये नियो लिबरल फिलोसफी से इन्फ्लुएंस थे। तो इनका कहीं ना कहीं हमें वेस्टर्न बायसनेस दिखता है क्या, कि जो गवर्नेंस है या गुड गवर्नेंस है वो नियो लिबरल फिलोसफी से इन्फ्लुएंस थे। मैंने बताई थी कैसे नियो लिबरल फिलोसफी गुड गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करती है, लेटर फेज में कैसे जन्म देती है। बेसिकली नियो लिबरल फिलोसफी ही सबका बाप है। कहने का मतलब ये है कि इसी से सब चीज़ इमर्ज होती हैं। जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बाप है ना, वैसे ही नियो लिबरल फिलोसफी इन सब का बाप है कि गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एनपीएम, एनपीए, पीसीए सब नियो लिबरल फिलोसफी से अपनी रूट ट्रेस करती हैं। तो और नियो लिबरल फिलोसफी कहाँ इमर्ज हुई थी? वेस्ट में। तो ये बताती है कि जो गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस है ना, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उस पर कहीं ना कहीं दिखता है, वेस्टर्न बायसनेस दिखती है, क्योंकि ये न्यू लिबरल फिलोसफी से इन्फ्लुएंस रखती हैं। पहला पॉइंट तो ये क्रिटिसिज्म ये दिया जाता है। और ये किस लिए प्रोजेक्ट की दी गई थी? जो गुड गवर्नेंस है वो ऐसे प्रोजेक्ट की थी कि ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है? कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम है ना उनके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम्स है अबाउट सिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कैसे गवर्नेंस को रन करना है ना, ये डेवलपिंग कंट्रीज को पता नहीं है। और इन्हें पता नहीं है तो वेस्ट इनके लिए कुछ सोल्यूशन लेके आया है। इनका कहने का मतलब क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो प्रॉब्लमेटिक है और वेस्ट के पास उसका सोल्यूशन है। डेवलपिंग कंट्रीज के पास खुद के पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि वेस्ट के पास उसका सोल्यूशन है, तो उसको टैकल करना है। तीसरा कि ये एड कंडीशनैलिटी के तौर पे दी गई थी, प्रमोटेड एज एड कंडीशनैलिटी। ठीक है, प्रमोटेड एज एड कंडीशनैलिटी, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके। तो उन्हें क्या मतलब, वेस्टर्न जो कंट्री है ना, आज भी देखते होगे यूएस वगैरह का कुछ मतलब नहीं है। यूएस को बस अपना पैसा चाहिए, कहीं से भी आ जाए, चाहे वो वेनेजुएला से आए, आजकल उसकी आंख लगी हुई है वेनेजुएला पे, जहाँ पे तेल निकलने वाला दिख रहा है उसको, चाहे वो यहाँ अफगानिस्तान से आ जाए, जहाँ जहाँ तेल होता है ना वहाँ वहाँ यूएस की नज़र पहुँच ही जाती है। यूएस उस तेल को ऐसे जैसे कुत्ते नहीं सूंघते वैसे तेल को सूंघ के यूएस वहाँ पहुँच जाता है। तो वही कि ये एड कंडीशनैलिटी के तौर पे किया गया था। और वही जो आईएफआईज है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्हें कोई मतलब नहीं था। इन्हें जो लोन दिया है ना, इन्हें उसकी रीपेमेंट चाहिए थी, रीपेमेंट। उन्हें उस लोन की रीपेमेंट चाहिए थी और रीपेमेंट उन्हें लग रहा था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो खुद प्रॉब्लमेटिक हैं, तो वो अपने चलती हुई गवर्नेंस से, जो उनके पास ऑलरेडी प्रोग्राम्स है, उससे वो रीपेमेंट नहीं हो पाएगी। तो एक नया मॉडल उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाए कि आप इस मॉडल को फॉलो करोगे तो ही आपको एड जो है, पैसा वो है, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। ठीक है, कि हम पे थोपा गया था, ये मैं हमेशा मैंने कहा है, पर कोई बुरी बात भी नहीं है, मैंने इसके साथ ये भी कहा है, वो मैं भी आपको एट द एंड ऑफ द टैप, ये जब जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे समझा दूंगा। तीसरा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, कि डेवलपिंग कंट्रीज उनके पास खुद की अपनी हिस्ट्री है गुड गवर्नेंस की। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र देख लो आप, कौटिल्य अर्थशास्त्र, वो भी गुड गवर्नेंस की बात करता है। हम पेपर 2 में इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, पेपर 2 का चैप्टर 1 इसी के बारे में। दूसरा राम राज्य, राम राज्य तो है ही गुड गवर्नेंस। तीसरा अशोकन धम्मा, अशोक धम्मा 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 करता है अशोका धम्मा, ये भी गुड गवर्नेंस ही है कि कैसे रिलीजियस की
इसके है वो है ना स्क्रिप्चर्स और रॉक एडिक्ट्स, इन सब पे गुड गवर्नेंस की बातें ही लिखी हुई हैं। रॉक एडिक्ट्स, जो अशोक के गुड रॉक एडिक्ट पढ़ोगे, कोई भी रॉक एडिक्ट पढ़ लीजिए, उस पर सब पे ही गुड गवर्नेंस की बातें हुई हैं, कैसे सबको इंक्लूसिव तरीके से रहना है आपस में। और पांचवा कि ये कोई हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं था, हमें तो ऐसे दिखाया गया था कि हमने यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ऐसे दिखा रही थी कि हम गुड गवर्नेंस पहली बार इंडिया को देके कुछ इंडिया पे एहसान कर रहे हैं, और उन्हें यही नहीं पता था कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारी कंट्री है उनके पास खुद की अपनी रिच हिस्ट्री है। आप तो आज इसकी बात कर रहे हो। दूसरा जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसने इग्नोर कर दिया था, क्या इग्नोर कर दिया था कि जो पावर इक्वेशन है सोसाइटी में, इसको ना आर के अरोड़ा अपनी एक स्टेटमेंट में मेंशन करते हैं। आर के अरोड़ा स्टेटमेंट थी, पावर इक्वेशन इन सोसाइटी इज मेन हर्डल इन गुड गवर्नेंस विच was ignored बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, समझ में आई स्टेटमेंट? ऑब्वियसली नहीं आई होगी, मुझे ही नहीं आई थी कुछ टाइम तक। मुझे इसको समझने के लिए 3 पेपर पढ़ने पड़े सिर्फ एक स्टेटमेंट को। आर के अरोड़ा साहब तो लिख के चले गए, अब इसको समझना वो हमारी जिम्मेदारी। तो कहना क्या चाहते हैं, जो पावर इक्वेशन थी सोसाइटी में, पावर इक्वेशन क्या थी कि ना एक अनहोली नेक्सस बना हुआ था। अनहोली नेक्सस, कौन सा अनहोली नेक्सस? बिटवीन पॉलिटिशियंस, इधर हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, दूसरा है कॉरपोरेट्स और ब्यूरोक्रेट्स। इन सब के बीच में एक अनहोली नेक्सस चल रहा था। अनहोली नेक्सस क्या कि मतलब सब अपने अपने फायदे का देख रहे थे, जनता की भलाई भाड़ में जाए। तो ये जो पावर इक्वेशन है ना, वो एक मेन हर्डल थी किसको, कि गुड गवर्नेंस को इम्पोज करने में। यही जो सबके बीच में एक रिलेशनशिप बना हुआ है ना, जो पावर इक्वेशन आप सदियों से चली आ रही है कि जो रिच है, जो टॉप पावरफुल लीडर हैं, जो टॉप पावर पे बैठे हैं, हमेशा वो वीक को एक्सप्लॉइट करेंगे। ये एक पावर इक्वेशन हमेशा से सोसाइटी में चली आ रही है। तो ये मेन हर्डल थी। और गुड गवर्नेंस किसकी बात करता है कि सबका साथ सबका विकास। तो यही पावर इक्वेशन जो है वो उसके लिए हर्डल बन रही थी। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो किस पे फोकस दिए बैठा था, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे फोकस दिए बैठा था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो मेन रीजन है कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, पर वो इस नेक्सस को, इस पावर इक्वेशन को उसने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो चल क्या रही है, डेवलपिंग कंट्रीज में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो ये है, ये एक सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ने के लिए मुझे 2-3 पेपर पढ़ने पड़े वर्ल्ड बैंक के। फिर लेटर फेज में यही वर्ल्ड बैंक बात करता है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 ऑन गवर्नेंस एंड लॉ। ठीक है, 2017 में ये रिपोर्ट प्रेजेंट करता है वर्ल्ड बैंक। रिपोर्ट में क्या कहता है, ये क्लेम करता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो फेल होती हैं क्योंकि जो पावरफुल ग्रुप्स हैं ना, वो उनके इम्प्लीमेंटेशन को ब्लॉक करते हैं। यही जो पावरफुल ग्रुप्स हैं उनकी बात भी वर्ल्ड बैंक अपनी इस रिपोर्ट में मेंशन कर देता है। जहां वो पहले सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है कारण डेवलपमेंट ना होने के, वो लेटर फेज आते आते 2017 आते आते इन सब चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता कि हाँ ये भी प्रॉब्लम्स है। जो अथॉरिटेटिव रिजीम है ना, वो मेन प्रॉब्लम है। इन पॉलिटिशियंस ने जो एक अथॉरिटेटिव रिजीम बना ली है, एक अनहोली नेक्सस बनाने के, कहने को तो कंट्री डेमोक्रेटिक है, पर जो एक ये रिलेशनशिप बना हुआ है सबके बीच में, यही मेन कारण है। ठीक है, तो ये था, ये वर्ल्ड बैंक लेटर फेज में इन सबको भी कबूल कर लेता है कि हाँ हाँ ये चीज़ें भी रही हैं। तो ये रिपोर्ट ध्यान में रखना, ये अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है ये वाला। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, पर लेटर फेज में बन भी सकता है यही क्वेश्चन। ठीक है, आर के अरोड़ा साहब की स्टेटमेंट है, तो ये क्वेश्चन देख लेना एक बार, माइंड में जरूर रखना।
कभी भी बन सकता है क्वेश्चन, और इस रिपोर्ट पे भी जिक्र आ सकता है लेटर टाइम पे। अभी तक बनानी है, मुझे चांसेस हैं कि शायद बन जाए, बाकी देखते हैं। 6th, हाँ, जो गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस इनिशिएटिव हमेशा से क्रिटिसाइज किए गए कि गवर्नेंस में क्या क्या था। गवर्नेंस इनिशिएटिव्स क्रिटिसाइज्ड, क्यों क्रिटिसाइज किए गए? क्योंकि गवर्नेंस जो है ना वो बात कर रहा था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि ये पीपल पे फोकस नहीं था। गुड गवर्नेंस का फोकस कभी से पीपल पे नहीं रहा, रादर बिजनेसमैन पे रहा, एलिट्स पे। हमेशा इसका फोकस एलिट्स पे रहा था, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात गुड गवर्नेंस करता है। और इसी को लेटर टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्रिटिसाइज किया कि ये रूल बाय लॉ है रादर देन रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कि गुड गवर्नेंस काम करता है रूल बाय लॉ पे। रूल बाय लॉ मतलब अथॉरिटेटिव इम्पोजिशन हो रहा है डिसीजन का सिटीजन्स पे, कि सीधा गवर्नमेंट आ रही है, कुछ अपना अथॉरिटेटिव डिसीजन ले रही है, उसको इम्पोज कर दे रही है सिटीजन पे। वहीं जो रूल ऑफ लॉ है वो बात करता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये एक क्रिटिसिज्म जरूर दिया जाता है। और चौथा तो ये तो था ही कि जो वो वेस्टर्न बायसनेस है, लैक ऑफ प्रॉपर कंसेप्चुअलाइजेशन है गुड गवर्नेंस के पास। ठीक है, ये सब दिक्कतें गुड गवर्नेंस में हमें एज अ क्रिटिसिज्म उसकी देखने को मिलती है। क्रिटिसिज्म हो गया, अब रेलेवेंस भी देख लेते हैं। रेलेवेंस कि क्या रेलेवेंस है, पेन तो चेंज हो जा। हाँ, पहली रेलेवेंस कि माना ये एड कंडीशनैलिटी के तौर पे इम्पोज किया गया था, प्रोजेक्ट किया जाता है, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये एड कंडीशनैलिटी है। वो हमेशा से मैं बात करता हूँ कि एड कंडीशनैलिटी के तौर पे इसको प्रपोज किया जाता है, लेड बाय न्यू लिबरल आइडियोलॉजीज, बट स्टिल इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। क्या? पहली कि जो एड कंडीशनैलिटी है ना वो विद टाइम सॉफ्टन हो गई। सॉफ्टन हो गई मतलब कि जो आईएमएफ है ना और वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने अपने आप को टोन डाउन कर लिया विद टाइम। टोन डाउन कि जो पहले वो बड़े ही जोरों शोरों से, बड़ी स्ट्रिक्ट तौर पे, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी के तौर पे एड कंडीशनैलिटी को प्रपोज कर रहे थे, वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर लीजिए। देखते हैं ना, जैसे एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स, एक डिबेट आती है ना, फिर वही कि यही पहले एक्सट्रीमिस्ट थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, वो धीरे धीरे अपने आप को मॉडरेट आइडियोलॉजी की तरफ ले गए। पहला तो ये कि इतने उन्होंने हाई तौर पे इसको इम्पोज नहीं किया, और उन्होंने ही अपनी आइडियोलॉजी को, अपने पर्सपेक्टिव को विद टाइम चेंज कर लिया। जैसे जो हमें देखने को मिलता है वॉशिंगटन कंसेंसस सेकंड में, दो कंसेंसस हुए ना, पहले वॉशिंगटन कंसेंसस 1, फिर हुई वॉशिंगटन कंसेंसस 2। वही वॉशिंगटन कंसेंसस 1 जहां मोर क्या थी कि इंक्लूसिव नहीं थी, जहाँ पे इंक्लूसिविटी हमें दिखती ही नहीं, वहाँ पे वॉशिंगटन कंसेंसस 2 मोर इंक्लूसिव दिखने लग गई। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज का भी व्यू लिया जाने लगा। तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ हम पे प्रपोज किया गया था, हमारी भी कुछ राय इसमें ली गई थी लेटर फेज में। और गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज के पास थी, दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज को एज अ ऑप्शन दी गई थी। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज पे ही इम्पोज की गई थी, डेवलप्ड कंट्रीज को भी कहा गया था ना कि आप एज अ गुड गवर्नेंस अपने क्राइटेरिया, अपने एजेंडा में इनकॉर्पोरेट करो। तीसरा कि जो गवर्नेंस है और गुड गवर्नेंस है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बन गया। इंडिकेटर किसके लिए? चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर 16 है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसमें गुड गवर्नेंस का हमें इनकॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे गुड गवर्नेंस एक इंपॉर्टेंट एजेंडा बन गया। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इसने ना इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस किसकी? स्टेट की इंक्रीज कर दी। अब जो सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज स्टेट प्रोवाइड कर रहा था ना वो मोर एफिशिएंटली प्रोवाइड करवा पा रहा था। स्टेट जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज थी ना वो मोर एफिशिएंटली सिटीजन्स को प्रोवाइड करवा पा रहा था।
जो पहले गवर्नेंस पैराडाइम के आने से पहले बड़ी ही दिक्कत में चल रही थी। पांचवा, कि जो एक्सपेंशन हुआ ना गवर्नेंस आइडिया का अदर सेक्टर्स पे भी हो गया, कि पहले जहाँ सिर्फ गवर्नेंस की बात हो रही थी कि सरकार का काम है गवर्नेंस करेंगी, उसका एक्सपेंशन हो गया। कैसे एक्सपेंशन हुआ? कॉरपोरेट गवर्नेंस, आपको कॉरपोरेट फील्ड में भी गवर्नेंस देखने को मिल गई। दूसरा, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस, ठीक है। ऐसे हर फील्ड में आपको गवर्नेंस की आइडियोलॉजी देखने को मिल गई। और अगला अगर एक और देखें तो इसी की बात कर लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएन ने भी अपनी आइडियोलॉजी में इसको स्ट्रांगली इनकॉर्पोरेट किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, कि अगर आपको सस्टेनेबल गोल्स अचीव करने हैं तो आपको गवर्नेंस एज अ स्ट्रॉन्ग अपना क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। छठा है ना, हाँ, सिक्स्थ क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नेंस का एक ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट देखने को मिल गया था। ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ इंस्टीट्यूशन पे, इंस्टीट्यूशन कैसे? कि जो ब्यूरोक्रेट्स, पहले जहाँ ब्यूरोक्रेट्स की इंस्टीट्यूशंस, और वो आपको तो पता ही होगा ना एज अ डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और एज अ इंस्टीट्यूशन क्या है। अगर नहीं पता तो पहली वीडियो देख लेना, एक बार समझ जाओगे, पहली या दूसरी आई थिंक, जो भी हो। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, पहले क्या होती थी कि वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच लेके चलनी है ब्यूरोक्रेसी को, वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच। ये जब हम मैक्स वेबर डिस्कस करेंगे ना, मैक्स वेबर, तब हम इसको इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे कि वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच क्या है, वैल्यू लेडन अप्रोच क्या है, ये सब डिस्कस कर दी जाएगी। मैक्स वेबर ने दिया था ये कंसेप्ट कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना उसको वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच लेके चलनी चाहिए। पर जैसे ही गुड गवर्नेंस एज अ पैराडाइम आता है, इसको कहता है कि वैल्यू न्यूट्रल नहीं, आप वैल्यू लेडन अप्रोच से चलिए, वैल्यू लेडन अप्रोच। तो वहीं इसी वैल्यू लेडन अप्रोच की वजह से ब्यूरोक्रेसी मोर ह्यूमनाइजिंग इफेक्ट शो करने लग गई अपने, ठीक है। तो ऐसे ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके गुड गवर्नेंस का रेलेवेंस था आज के टाइम पे भी। अब देख लेते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस ऑफ गुड गवर्नेंस, पहला चैलेंज है कि प्रिवेलिंग ऑफ हाई एंड करप्शन, हाई अमाउंट ऑफ करप्शन, हाई अमाउंट ऑफ करप्शन। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज या कोई भी कंट्री हो जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ करप्शन चल रहा है, वहाँ आप लगता है कि गवर्नेंस इम्पोज की जा सकेगी, बेटर गवर्नेंस, वो करप्शन कभी गवर्नेंस को आने ही नहीं देती। दूसरी, वीक सिविल सोसाइटीज़, वीक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हम एनजीओज बोलते हैं, वो इंडिया जैसी कंट्री में एक वीक है। दूसरा, वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, वो सुनी होगी ना, लॉ सिर्फ कमज़ोरों के लिए, कमज़ोरों को दबाने के लिए लॉ आया गया है। क्यों? क्योंकि अमीरों पे तो लॉ का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। जैसे इसको सॉफ्ट स्टेट बोल देते हैं कि स्टेट सॉफ्ट है। अब देखा था ना वो पोर्शे वाला केस, कि एक बच्चा अमीर बाप की औलाद वो पोर्शे लेके चलता है और लोगों को कुचल देता है। उसके ऊपर एक्शन क्या होता है कि भाई 200 वर्ड का ऐसे लिख दो आप, ठीक है, 200 वर्ड का ऐसे लिख दो। वहीं जुडिशरी बात करती है कि कोई अंडर एज अगर व्हीकल चलाता मिल गया तो फाइन किसको, सज़ा किसको मिलेगी? उसके पेरेंट्स को मिलेगी। पर उस केस में क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स अमीर थे, तो बच्चे को क्या सज़ा दी गई कि बेटा सिर्फ 200 वर्ड का ऐसे लिख दो, और जो लोग मर गए कोई बात नहीं यार, तुम तो अमीर हो ना, अमीर लोगों की ज़्यादा वैल्यू है देश में। कोई एक्शन नहीं लिया जाता रिच पीपल के अगेंस्ट में, एफआईआर तक नहीं रजिस्टर होती है मैक्सिमम केसेस में। दूसरा क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों को पता ही नहीं है यार, उनके राइट्स ही नहीं पता लोगों को कि लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है, कैसे होना चाहिए कैसे नहीं। चौथा, जो रेगुलेटरी रिजीम है ना वो पुअर है, ठीक है। ये चैलेंजेस हैं बेसिकली गुड गवर्नेंस के लिए। अब बात कर लेते हैं गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस में क्या रिलेशन है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है। पहला,
गवर्नेंस जो है ना वो वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच है, वैल्यू न्यूट्रल, इसमें वैल्यूज़ की कोई पोजीशन नहीं है कि आप अपनी वैल्यू अपने इमोशंस में बह के कोई काम नहीं कर सकते। दूसरा ये वैल्यू लेडन अप्रोच है, वैल्यू लेडन, कि हाँ इसमें ह्यूमन इफेक्ट्स का, ह्यूमन इमोशंस की कुछ जगह है इसमें ना। इट डज नॉट, सॉरी यार, सॉरी गाइस, इट डज नॉट इंडिकेट क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन किसके द्वारा, हम सिटीजन्स के द्वारा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ये इंडिकेट नहीं करता है गवर्नेंस पैराडाइम, गवर्नेंस। तीसरा इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स, सीधा ही लिख दो ना, पूरा तो लिखने की जरूरत नहीं है। इट इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन, फ्राइडमैन बोलते हैं इसको, फ्राइडमैन थिंकर हैं, वो अपनी एक स्टेटमेंट में देते हैं। तीसरा इट कैन बी अप्लाइड इन वाइडर सेंस, इट कैन बी अप्लाइड इन वाइडर सेंस, वाइडर सेंस में कैसे, मैंने ऊपर ही बात की थी, हाँ, कि गवर्नेंस किसी भी तरीके की हो सकती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस, कि वाइडर सेंस में इसका वो हो सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर पे भी अप्लाई की जा सकती है तो इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोल देंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी अप्लाई की जा सकती है तो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस बोल देंगे। जिस भी फील्ड में इसको अप्लाई कर दिया गया उसी टाइप की गवर्नेंस। ये सिर्फ गवर्नमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी फील्ड पे अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। बेसिकली तीन ही डिफरेंस बहुत है, इतना ये पूछा भी नहीं जाता, ज़्यादातर इसका पूछा जाता है कि ये पार्ट एंड पार्सल ही है एक दूसरे का। जहाँ गवर्नेंस की बात हो रही है वहाँ गुड गवर्नेंस भी है, और जहाँ गुड गवर्नेंस है वहाँ गवर्नेंस भी है। इसको बेसिकली इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जा सकता है। जो भी एक्ट है ना गुड गवर्नेंस का, इसको ऐसे समझो, आपने वो एक देखी होगी, सीसेट पढ़ा है ना, एक वेन डायग्राम देखा है, ऐसा एक डायग्राम बनता है कि ये कुत्ते हैं और ये बिल्ली है। हर कुत्ता बिल्ली है, पर क्या हर बिल्ली कुत्ता है? ये वेन डायग्राम देखे हैं ना, सबने देखे हैं। यही है कि जो, यही सेम समझिए कि ये गवर्नेंस है और ये गुड गवर्नेंस है। गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस, कि जो हर गुड गवर्नेंस का कंपोनेंट है ना वो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, पर जो हर गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है वो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम समझने के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आपको सीसेट समझना पड़ेगा। सीसेट समझो यार। अच्छा, कुछ यूजीसी नेट के भी बच्चे देख रहे होंगे तो मैं समझा देता हूँ। ये ना एक्चुअली सीसेट यूपीएससी का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे बात होती है वेन डायग्राम्स की। तो ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, ये तो क्या है, इस बड़े गोले में इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो ये पूरा का पूरा छोटा गोला जो है इस बड़े गोले में आ गया। तो मतलब ये सारा पार्ट जो है गुड गवर्नेंस का वो गवर्नेंस के अंदर ही है, पर ये जो बची हुई है, ये जो बची हुआ पार्ट है, ये वाला, ये वाला, ये तो गुड गवर्नेंस के अंदर नहीं आया ना, तो ये डिफरेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सारी गुड गवर्नेंस है वो गवर्नेंस के अंदर है, पर जो सारा गवर्नेंस है वो गुड गवर्नेंस के अंदर नहीं आता है। ये कुछ पार्ट जो है ये डिफरेंट रह जाता है, ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होता, ये वाला अलग रह गया, ठीक है। तो ये बात होती है कि गवर्नेंस अलग है, गुड गवर्नेंस उसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट है। इसलिए हम कह देते हैं कि जो गवर्नेंस है ना वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। यहाँ पे लिया ना वाइडर सेंस, कि गवर्नेंस जो है वो वाइडर सेंस की बात करता है, एक ब्रॉडर टर्म है। वहीं पे जो गुड गवर्नेंस है वो एक नैरोअर पर्सपेक्टिव है उसी का। जैसे कि गुड गवर्नेंस में जो मैंने अभी बताया, किसकी बात हो सकती है कि या तो आप ले लीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा फाइनेंशियल गवर्नेंस, तीसरा इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, चौथा पॉलिटिकल गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, ऐसे कितनी ही ना जाने गवर्नेंस होंगी। फिर उसका एक पार्ट है गुड गवर्नेंस, इसी गवर्नेंस का, ठीक है। इसके साथ साथ ये चीज़ें भी हैं गवर्नेंस में, ठीक है। जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं, ये क्लास के इतने सारे बेंच हो गए, इसके एक बेंच पे आप बैठे हैं,
बाकी बेंचों पे तो कोई और बैठा है ना, बाकी बेंचों पे ये सब बैठे हैं, कुछ पे कॉर्पोरेट बैठे हैं, कुछ पे फाइनेंस, कुछ पे एनवायरमेंट, कुछ पे पॉलिटिकल, कुछ पे नेटवर्क, कुछ पे ग्लोबल, कुछ पे इंस्टीट्यूशनल। हाँ, तो ये सब बाकी बेंचों पे बैठे हुए हैं, आपका सिर्फ एक बेंच है। तो इसीलिए आप क्लास के अंदर है, ये क्लास समझ लीजिए, ये क्लास गवर्नेंस है, और ये जो बेंच पे आप बैठे हैं ये गुड गवर्नेंस है। आपके बाकी भी पार्टनर्स हैं, आपके बाकी भी क्लासमेट्स हैं, वो भी किसी ना किसी बेंच पे बैठे हैं, तो वो नहीं पढ़ना है। तो ऐसे ही गवर्नेंस के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है गुड गवर्नेंस। ठीक है, इसीलिए जो रोड्स है ना, एक थिंकर है, RHODES, रोड्स, ये क्या कहते हैं कि ना गुड गवर्नेंस, जो गवर्नेंस है वो बहुत ही जेनरिक टर्म है। क्या? गवर्नेंस इक्वल टू जेनरिक टर्म। इसमें ना बहुत सी चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं। क्या क्या इनकॉर्पोरेट होता है? एक तो मिनिमम गवर्नमेंट का कंसेप्ट, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। दूसरा NPM, वो भी गवर्नेंस का ही कंसेप्ट है। तीसरा गुड गवर्नेंस। चौथा कॉरपोरेट गवर्नेंस। पांचवा नेटवर्क गवर्नेंस। छठा सोशो साइबरनेटिक सिस्टम। बाकी सबको हमने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, नेटवर्क गवर्नेंस क्या है, सोशो साइबरनेटिक सिस्टम क्या है। ये हमारे ना सिलेबस का पार्ट है, ना इसकी हमें कभी ज़रूरत पड़ती है। NPM हमने पढ़ लिया, गुड गवर्नेंस की हम अब बात कर रहे हैं। तो इन्होंने ना 6 डिफरेंट मीनिंग्स बताए गवर्नेंस के। अदर थिंकर्स ने अपनी अपनी कुछ मीनिंग्स दिए हैं, पर ये रोड्स के तरीके से कि रोड्स ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा। अब देख लेते हैं कि NPM और गवर्नेंस के बीच में क्या लिंक है। NPM एंड गवर्नेंस। अभी तक एक स्टेटमेंट तो आप लोगों को याद होगी ही होगी, और कुछ हुआ हो ना हुआ हो वो बात की बात है कि NLP नहीं, हाँ, जो न्यू लिबरल फिलोसफी है 1960s में इमर्ज होती है, इसका रूट कहाँ तक जाता है? हाँ, वही PCA, NPM, NPA, NPL, गुड गवर्नेंस पे भी अब जाने लग गए। तो वही कि यहाँ से इन सब का रूट सेम जगह से ट्रेस होता है। NPM का भी वहीं से रूट ट्रेस होता है, गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस का भी वहीं से रूट ट्रेस होता है, सेम रूट पे है। लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी और डेमोक्रेसी की जो बात करता है न्यू लिबरल फिलोसफी की, एफिशिएंसी कैसे अचीव करनी है, इसका आंसर मार्केट देता है न्यू लिबरल फिलोसफी के अकॉर्डिंग, कि मार्केट के पास सब आंसर है, गवर्नमेंट को कुछ करने की काम जरूरत नहीं है। अब फर्क ये है कि जहाँ NPM बात करता है, चलो एक सीधा ही डिफरेंस ही ले लेते हैं, कि NPM जो है मैनेजरियल स्ट्रेटजीज को प्रोवाइड करता है, और गुड गवर्नेंस वो कलेक्टिव स्ट्रेटजीज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, बॉक्स बना ले। यहाँ लिख देते हैं NPM, यहाँ लिख देते हैं गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस। पहला NPM बात करता है बिजनेस मैनेजमेंट, BYSNES, बिजनेस मैनेजमेंट। NPM आपने पूरा पढ़ लिया है और बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताना। मुझे नहीं लगता कि NPM पढ़ने के बाद, जैसा मैंने बताया, किसी को भी NPM में कुछ दिक्कत रही होगी। वहीं गुड गवर्नेंस डेमोक्रेटिक और बिजनेस प्रैक्टिसेस दोनों की बात करता है। यहाँ सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट की बात होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को हटा के कि बिजनेस मैनेजमेंट लेके आ जाए। सब बताया था ना NPM के टाइम पे। ये परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करता है। यहीं डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी पे फोकस किया जाता है विद परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी। मैंने बताया था ना कि कैसे, कि सिर्फ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी अकेली ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये सारी बात हमने NPM में कर दी है। इसका फोकस है मैनेजेरियलिज्म पे, इसका फोकस पावर पे रहता है कि पावर कहाँ जानी चाहिए, पावर इन किसके हैंड में रहनी चाहिए, किसके हाथों में होनी चाहिए पावर। यहाँ पे बात होती है सिटीजन इक्वल टू कस्टमर। यहाँ पे सिटीजन्स को एज अ स्टेक होल्डर के तौर पे देखा जाता है। पांचवा कि प्रिंसिपल एजेंट मॉडल पे बेस होता है। ये प्रिंसिपल एजेंट मॉडल कि सिटीजन जो है वो प्रिंसिपल हैं और सर्विसेज एजेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये मास्टर सर्वेंट मॉडल पे चलता है, मास्टर सर्वेंट मॉडल।
एक बात जरूर याद में रखना, मैं किसी को एक टाइम पे पढ़ा रहा था, पब्लिक ये टॉपिक पढ़ा रहा था। जब मैंने गुड गवर्नेंस उसको पढ़ाया तो मैंने बता दिया, मैंने सिर्फ इतना लिख दिया कि ना गुड गवर्नेंस मास्टर सर्वेंट मॉडल पे आता है। जब तो उसने लिख लिया, क्लास के बाद आने के बाद पूछता है, भैया एक बात बताना। बोला ये गुड गवर्नेंस कैसे होगी अगर कि ये ना ये मास्टर सर्वेंट मॉडल पे चल रहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ हमें आदेश दे रही है, हमें फॉलो करना है, ऐसा तो गुड गवर्नेंस में कहीं हुआ ही नहीं। मैंने कहा अबे भाई, ये इसमें मास्टर मतलब कौन है? सिटीजन। मास्टर मतलब पॉलिटिशियंस नहीं है, पॉलिटिशियंस सर्वेंट हैं, पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स वो सर्वेंट हैं, हम लोग मास्टर हैं, इसकी बात करता है। इसको वाइस वर्सा मत लिख देना कि जो मास्टर्स हैं वो पॉलिटिशियंस हैं और हम सर्वेंट हैं। ऐसे मत कर देना, हाथ जोड़ के विनती है कि जो मास्टर्स हैं वो हम हैं, सिटीजन्स मास्टर हैं, और सर्वेंट पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हमारे लिए सर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी दिमाग में रखना। ये कोई, अरे यार ये जो एनपीएम है वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं प्रोवाइड करता है, किसको? ट्रांसपेरेंसी को और टेक्नोलॉजी को। वहीं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है। छठा सातवां, ये यूनिवर्सल मॉडल के तौर पे प्रोपाउंड किया गया था कि जो एनपीएम है ना वो यूनिवर्सल मॉडल है, उसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इसको डेवलपिंग कंट्रीज के कंटेक्स में, कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज़्यादा फोकस में दिए, वही इम्पोज किया गया था। ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज पे हमने पीछे सारी बात कर ही ली है इसके बारे में कि कैसे कैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होके इसको एड कंडीशनैलिटी के तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज पे फोकस वो दिए इम्पोज किया जाता है। अब इवन दे हैव सिमिलैरिटीज, इतना डिफरेंस है, इतने सारे डिफरेंस बता दिए, और उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है। किसमें? एनपीएम और गुड गवर्नेंस में। पहली वही एनएलपी, थियोरेटिकल रूट्स, थियोरेटिकल रूट्स एनएलपी से, न्यू लिबरल फिलोसफी से ये अपनी ट्रेस करते हैं। दूसरा जो 3 E's है ना, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, किसी को ना पता हो तो विल्सोनियन विजन देख लेना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तीसरा डिक्रीज पावर ऑफ स्टेट, डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट की बात करता है दोनों, डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट, जिसे हम फ्लैटर स्टेट भी बोलते हैं, फ्लैटर स्टेट, या डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। ठीक है, और जो एनपीए, अब इतना कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलती है ना, तो हमें कई जगह हैं जो एनपीएम है और गवर्नेंस है वो इंटरचेंजेबली भी होता हुआ दिख जाता है। जैसे ओसबोर्न और गैवलर वो अपने यूज़ कर देते हैं कि इंटरचेंजेबली भी यूज़ किया जा सकता है। खैर ये तो क्या बातें ही हैं। बाकी जो गुड गवर्नेंस है ना, अब जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है कि जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस whether it was new idea। ठीक है, इस पे आप लोगों का क्या विचार है? 2 मिनट सोचेंगे, मैं पानी पी लेता हूँ, इतने आप सोचो कि क्या ये कोई नया आइडिया है? हाँ, तो क्या सोचा है? क्या नया आइडिया? नहीं, कोई नया आइडिया नहीं है। कंटेंट वाज नॉट न्यू, कंटेंट वाज नॉट न्यू, कंटेंट नया नहीं है। कंटेंट इसमें क्या था? वही रूल ऑफ लॉ, 3 E's, पार्टिसिपेशन, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं। रूल ऑफ लॉ की बात कर चुके हैं, विल्सोनियन विजन में 3 की बात कर चुके हैं, पब्लिक चॉइस अप्रोच, एनपीए में पार्टिसिपेशन की बात कर चुके हैं, इक्विटी की बात कर चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर चुके हैं। ये सब प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस पैराडाइम्स में सब देखने को मिल जाता है। ये सब अर्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अर्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब देखने को मिल जाता है। कंटेंट जो सारा है ये पहले के जो पैराडाइम्स दिए गए थे उनमें भी देखने को मिल जाता है, और गुड गवर्नेंस इन्हीं की बात करता है।
पर एज अ कंसेप्ट वाज न्यू। और जो कंसेप्ट है ना वो भी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए न्यू हो सकता है। मैं भी बताऊंगा इसके बारे में क्यों। पहला कि कंसेप्ट जो नया है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसको सिर्फ 1997 में कॉइन करता है। मैंने बताया था ना जब रिपोर्ट्स आती हैं, थर्ड रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की, तो उसमें कॉइन किया जाता है इसको। और कंसेप्चुलाइजेशन में भी ये एम्फेसाइज करता है इंटीग्रेट करना कि डेमोक्रेसी और मैनेजमेंट, मध्यम मार्ग जिसे बुद्धा बोलते हैं, कि इधर डेमोक्रेसी इधर मैनेजेरियलिज्म, कुछ बीच का लेके आते हैं कि इस डेमोक्रेसी और मैनेजेरियलिज्म को एक साथ चला दिया जाए। ठीक है, वही कि ये कंसेप्ट तो पहले ही थे, बट इनको किस रेशियो में डेमोक्रेसी और किस रेशियो में मैनेजेरियलिज्म को साथ में लेके जाना है, इस रेशियो की बात, ये कुछ नया कंसेप्ट था। एज इन इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, कंसेप्ट में तो कुछ नया था, पर जो कॉन्टेक्स्ट था ना वो सब पुराना ही था, कि पुराने बूट को पॉलिश करके नया बना दिया है। ठीक है, हाँ। पर इंडिया इसका कंटेंट भी था ना, और जो कंटेक्स्ट भी था वो पहले भी हमें देखने को मिल जाता है। इसकी प्रेजेंस हमें बहुत पहले से देखने को मिल जाती है। कहाँ शुरू में बात हुई थी? कौटिल्य अर्थशास्त्र, राम राज्य, कॉन्स्टिट्यूशन गुड गवर्नेंस की बात करता है। अगर आप प्रियम्बल देखोगे, फंडामेंटल राइट देखोगे, डीपीएसपी देखोगे, ड्यूटीज देखोगे, तो सब गुड गवर्नेंस की बातें हैं। उपनिषद, सत्यमेव जयते टाइप, जिसमें सब है, इन सब में ही किसकी? गुड गवर्नेंस की बातें हुई हैं। कुछ भी गलत तो नहीं है ना, इनमें बातें तो जो ही गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की हुई है। ठीक है, तो ये सब है। तो इंडिया में तो पहले से ही, बहुत पहले से, जब शायद इन्हें वेस्टर्न कंट्रीज को ये भी नहीं पता था कि गुड गवर्नेंस होता क्या है, कि देश चलाना कैसे है, तब भी हमारे पास गुड गवर्नेंस के कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेट किए गए थे। खैर, इंडिया में लेटर फेज में मोदी रिजीम कभी मत यूज़ करना, मोदी गवर्नमेंट, या सीधा ही यूज़ कर लेना यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने बहुत जगह देखा है लोग लिख देते हैं मोदी रिजीम। कभी भी ये टर्म अपने क्वेश्चंस में यूज़ मत करना। रिजीम वो होती है जो इम्पोज की जाती है, और गवर्नमेंट वो होती है जो हम खुद चुन के भेजते हैं। तो इसीलिए कभी भी रिजीम का वर्ड यूज़ मत करना कि इंदिरा गांधी रिजीम, मोदी रिजीम, वाजपेयी रिजीम, मनमोहन सिंह रिजीम नहीं यूज़ होनी है। वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करो, मोदी गवर्नमेंट यूज़ कर सकते हो। मैं तो कहूँगा मोदी गवर्नमेंट भी यूज़ ना करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ टर्म यूज़ करो। ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट या रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने अपना एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, तो ये किसकी बात थी? ये विदाउट पीपल पार्टिसिपेशन तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। पार्टिसिपेशन, जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्वच्छ भारत अभियान का, वो भी विदाउट पीपल पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यही सबका साथ सबका विकास। विकास कैसे? कि जब पीपल पार्टिसिपेट करेंगे। और इसको भी बाद में किया सबका प्रयास, सबका प्रयास। फिर थर्ड राउंड आते आते सबका विश्वास। तो ये तो बढ़ता जा रहा है, आगे पता नहीं इसका क्या होगा पर अभी तो बढ़ता जा रहा है। तो यही ट्रस्ट बाइंडिंग है और पार्ट ऑफ गवर्नेंस है। ठीक है, अब लास्ट एक टॉपिक है कि गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी क्या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, वेदर गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी आर कॉन्ट्राडिक्टरी। अजीब सा लग रहा है ना सुनने में कि यार ये तो सब डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी की ही बातें होती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कैसे बन सकता है? कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो गुड गवर्नेंस है ना, वो एड कंडीशनैलिटी के तौर पे इम्पोज किया जाता है। एड कंडीशनैलिटी के तौर पे किया जाता है। किसके द्वारा? IFIs, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो कौन है? वो एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस है, इंडिया के तो नहीं है ना, बाहर से ही हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक एंड IMF बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस पे US का ज़्यादा दबदबा है। और ये प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेशराइज करके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तौर पे इम्पोज कर देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे इम्पोज किया जाता है। और डेमोक्रेसी क्या कहती है? कि यहाँ रूल ऑफ पीपल है, बट ये अंडर प्रेशर काम करना पड़ रहा है। अगर एड चाहिए, अगर पैसा चाहिए,
तो इसको इम्पोज करना पड़ेगा। किसका? वेस्टर्न वैल्यूज़ का, जो वेस्ट ने हम पे इम्पोज किए हैं। पर रूल ऑफ लॉ क्या कहता है या डेमोक्रेसी क्या कहती है? जो पॉलिसीज मेड बनेंगे ना, वो अकॉर्डिंग टू इट्स पीपल बनेंगी, कहीं से इम्पोजिशन नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड बैंक एंड IMF है, ये हमें अकाउंटेबल नहीं है। एज अ सिटीजन हमें अकाउंटेबल नहीं है ये। हमें कौन अकाउंटेबल है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसके प्रेशर में आके काम कर रही है? इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जो बाहर की एजेंसीज हैं, बाहर की एजेंसीज के प्रेशर में आके हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में तो कह सकते हैं कि प्रेशराइज होकर डेवलपिंग कंट्रीज पे इसको इम्पोज किया गया था, और रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट था। रूल बाय पीपल, रूल बाय पीपल, कि लोगों का राज होना चाहिए। उसकी जो सरकार है, किसी देश की सरकार है, वो लोगों के रूल पे, लोगों को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए, ना कि कोई बाहर की एजेंसी आके उन्हें बोल रही है कि ऐसा करो और गवर्नमेंट वैसा करते। वो तो अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। इस कंटेक्स्ट में तो कहा जा सकता है कि जो गुड गवर्नेंस है वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है डेमोक्रेसी को, ठीक है ना। पर गुड गवर्नेंस फोकस किस पे करती है? अकाउंटेबिलिटी पे, ट्रांसपेरेंसी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ठीक है। इन सबको अपना मेन एजेंडा लेके चलती है, जो कि डेवलपिंग कंट्री ऑलरेडी लैक कर रही थी। डेवलपिंग कंट्रीज के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंटी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का किसी को पता नहीं था। तो इस तरीके से इसको कहा भी जा सकता है कि इसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी किया है। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं किया, आपने इन प्रिंसिपल्स को देके इसको स्ट्रेंथन भी किया है। कैसे? अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने कभी बाइक के लिए जिद की होगी घर वालों से, की होगी, कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, 11 12 सब जिद करते हैं। मैंने भी की थी पर मिली नहीं, खैर वो अलग बात है। तो घर वाले आप पे एक कंडीशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कि बेटा 90% मार्क्स लेके आओ 11वीं 12वीं में, तुम्हें बाइक मिल जाएगी। तो वो 90% जो मार्क्स, वो एक कंडीशन रख दी। वो कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो बाइक मिल जाएगी, और नहीं होगी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कंडीशन रखी गई। खैर मेरे पे कंडीशन नहीं थी, मेरे को तो मिली नहीं, मेरे पे तो कोई कंडीशन रखी नहीं गई। मोस्टली लोगों पे कंडीशन रखी जाती है कि ये कंडीशन रखेंगे बाइक मिल जाएगी, और फुलफिल हुई तो बाइक मिल जाएगी, नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। अब किसी ने वो कंडीशन फुलफिल कर ली और 90% मार्क्स ले आया और उसको बाइक मिल गई। अब उस पर ये इल्ज़ाम लगाना कि तुम्हें बाइक इसलिए मिली है क्योंकि यार तेरे तो 90% नंबर आ गए थे, वो कोई तुक की बात नहीं है ना, वो कोई सेंस की बात नहीं है। 90% मार्क्स आए वो तो एक अच्छी बात है ना। अब वो कहीं भी बाद में जाके दिखाएगा कि देखो यार मेरे ना 12th में 90% मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा। इसीलिए बस यही कंडीशनैलिटी है। उस कंडीशन, वैसी कंडीशन रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई एजेंसीज बात कर रही हैं, किसी की डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने की बात कर रही हैं, तो वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी स्पिरिट नहीं है। अब आप इस बच्चे को ये नहीं कहोगे यार इसने तो बेचारा प्रेशर में आके ये सब करके इसका तो इसलिए बाइक मिली है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। वो अच्छी ही कंडीशन थी, उस कंडीशन में कोई बुराई नहीं थी, ठीक है। हाँ, पर कहने के लिए ये कह सकते हैं कि ये अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी था, क्योंकि बाहर के लोग आके ऐसा ऐसा करके जा रहे थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। जो जो लोग साथ में बने रहे शुरू से, जिन जिन ने देखा हो, एक आधे ने, किसी ने भी, बाकी ठीक है। कल से चैप्टर, कल से नहीं, एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि चैप्टर 1 हुआ है यार हमारा कंप्लीट। एक दिन का ब्रेक लेते हैं। कल से, परसों से एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स शुरू करेंगे, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, आइडियल ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, हेल्टन मियो की, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, टेलर, फेओल कुली कुर्विक, मैक्स वेबर, सब थिंकर्स के बारे में डिस्कशन होगा। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।